नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के चैनल YouTube पर, Facebook पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र की। आप कहेंगे इससे बड़ा राज्य तो जो है वो है उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर 10 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा चुनाव इस बात का लिटमस टेस्ट होंगे कि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त की जगह घटत हासिल की थी वो बढ़त में बदलती है या नहीं। वहीं महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और इस राज्य के चुनाव पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। भूलिए मत, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, इसीलिए महाविकास आघाड़ी और एनडीए दोनों अपने अपने ढंग से चुनावी तैयारियों का जायजा कर रहे हैं। दूसरा राज्य है झारखंड, जहां पर 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और यहां पर इंडिया वर्सेस एनडीए इसकी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। हर कोई अपने अपने पक्ष में जीत का दावा कर रहा है, लेकिन आइए समझ लेते हैं महाराष्ट्र के सिचुएशन या महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण इतने डिफिकल्ट क्यों हैं। इसलिए क्योंकि एनडीए गठबंधन में तीन पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, उसके बाद शिवसेना जो मूल शिवसेना है एकनाथ शिंदे गुट वाली, और उसी को मूल शिवसेना होने का जो निर्णय था वो इलेक्शन कमीशन और कोर्ट दोनों ने सुनाया है। और तीसरी दल है एनसीपी का, और अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी होने का जो फैसला है ये इलेक्शन कमीशन ने भी सुनाया था और कोर्ट ने भी। हालांकि इस मसले पर कोर्ट में पिटिशंस अभी भी चल रही हैं। तो दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और इसके अलावा कांग्रेस है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 30 सीटों पर जो इंडिया अलायंस है वो यहाँ पर जीता था। 17 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीता था और एक सीट जो है वो निर्दलीय को गई थी। तो महाराष्ट्र के अंदर जो चुनावी समीकरण थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए थे। अगर ये कहा जाए एनडीए के खिलाफ गए थे, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल ये था कि क्या कारण थे कि मजबूत होने के बावजूद भी कमज़ोर होकर उभरी महाराष्ट्र के अंदर एनडीए का गठबंधन। इसका बड़ा कारण ये था कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के पक्ष में सिंपैथी एक बड़ा फैक्टर था। और जैसा आश्चर्यचकित लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हुए थे, ठीक उसी तरह के आश्चर्यचकित लोग महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम देखकर हुए थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पहले से तैयारी शुरू कर दी है। मोटे तौर पर सीट बंटवारे पर तीनों दलों की सहमति बन गई है। अभी तक के समीकरण के हिसाब से लगभग 170 सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ सकती है। बीजेपी पिछली बार 164 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा 55 से 60 सीटें शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट को दी जा सकती है और वहीं लगभग 50 के आसपास टोटल सीट या 50 से थोड़ी कम जितनी सीटें बचती हैं। और बीजेपी का रेंज 160 से 170 तक भी जा सकता है। एकनाथ शिंदे का भी घट सकता है। तो लगभग 40 से 50 के बीच में जो बचेंगी उस पर अजीत पवार गुट चुनाव लड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं, सूत्र ये कह रहे हैं कि मोटे तौर पर एक सहमति इन लोगों के बीच बन गई है, लेकिन अभी भी आखिरी की कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर रखना नहीं चाहेगी। वो वही चाहेगी जो हरियाणा में उसने मैजिक किया है वो महाराष्ट्र में दोहराए। भूलिए मत, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इस राज्य में जिसकी भी सत्ता होती है उसका वेटेज पूरे देश में बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ हार लेने का रिस्क एनडीए गठबंधन उठाना नहीं चाहेगा और इंडिया चाहेगा कि हर हाल में इन चुनाव को जीता जाए। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में आपको पता है जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की वहाँ पर सरकार है। आरजेडी भी चुनाव उनके साथ लड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी के साथ आजसू है जो सुदेश महतो की पार्टी है। इसके अलावा जो एलजेपी है वो भी सीट्स मांग रही है, जेडीयू भी सीट्स मांग रही है। हिमंत विश्व शर्मा जो उप प्रभारी है इन चुनाव का, वो ये बात कह चुके हैं
कि हम 1 सीट एलजेपी को दे सकते हैं, 2 सीट जेडीयू को दे सकते हैं और 9 से 11 सीट हम आजसू के लिए छोड़ सकते हैं। बाकी तमाम सीटों की, बाकी लगभग 70 के आसपास सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं चुनौती वहाँ पर बड़ी है क्योंकि ये इलाका आदिवासी बहुल इलाका है। आदिवासी बहुल वाले इस इलाके के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो हेमंत सोरेन का नेतृत्व है वो एक स्वाभाविक आदिवासी नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी बढ़त बनाने के लिए बाबूलाल मरांडी को अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया है। चंपई सोरेन भी बीजेपी के अंदर शामिल हो गए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि झारखंड के अंदर मुकाबला टक्कर का होगा। जाहिर सी बात है, ये 2 विधानसभा के चुनाव और उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव भी ठीक उसी तरह की प्रतिष्ठा रख रहे हैं जैसे एक राज्य में हार या जीत का मामला हो। ये 10 विधानसभा के चुनाव के अंदर वो मिल्कीपुर सीट भी आती है जो अयोध्या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है और जिसको हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बहुत फजीहत हुई थी। एक तरह से जो अवधेश प्रसाद उनके जीते हुए कैंडिडेट थे उनको एक शो पीस की तरह पूरे देश में दिखाकर मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने की कोशिश इंडिया अलायंस की तरफ से की जा रही थी। लेकिन अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन अपना तालमेल वहाँ पर किस तरीके से बिठाता है, यानी आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम का तालमेल। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि 81 हरियाणा से भी कम विधानसभा की कुल सीटें झारखंड के अंदर है। 81 सीटें कोई आश्चर्य पैदा करती है या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी के सहारे चुनाव जीत लेती है। वहीं हरियाणा में माफ़ कीजिएगा, हरियाणा में उसने प्रो इनकम्बेंसी पाई। वहीं महाराष्ट्र के अंदर जो है यही कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार के लिए प्रो इनकम्बेंसी है, इसलिए बीजेपी यहाँ पर भी जीतेगी। जैसा भी हो, एक बार फिर से 90 दिनों के आसपास के लिए देश में चुनावी माहौल फिर से गर्म हो जाएगा।